हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। भारत में घर खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक सपना माना जाता है। सालों से हमें यही सिखाया गया कि नौकरी मिलते ही अगला सबसे बड़ा लक्ष्य अपना घर होना चाहिए, लेकिन अब नई पीढ़ी इस सोच को थोड़ी चुनौती दे रही है। ये है जेनजी। अच्छी नौकरी है, अच्छी कमाई भी है, डाउन पेमेंट करने की क्षमता भी है, लेकिन फिर भी ये घर खरीद नहीं रहे। ये किराए पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम होम ओनरशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या घर इतने महंगे हो गए हैं कि युवा खरीदने से बच रहे हैं? क्या ईएमआई का गणित अब समझदारी भरा नहीं रह गया? और क्या रेंट इज़ अ डेड मनी वाली जो सोच है वो अब खत्म हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की नई पीढ़ी घर का सपना छोड़ रही है या सिर्फ उसे कुछ समय के लिए टाल रही है? तो आज के इस शो में हम इसी दिलचस्प ट्रेंड पर बात करेंगे जिसे कहा जा रहा है द क्यूरियस केस ऑफ जेनजी ऑलमोस्ट होम बायर्स। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, तो जो मैंने कहा द क्यूरियस केस ऑफ जेनजीज ऑलमोस्ट होम बायर, ये लेख आपने शायद कहीं पढ़ा हो, इंटरनेट पर नहीं पढ़ा है तो उसे लिखने वाले अखिल गुप्ता साहब जो कि को फाउंडर हैं नो ब्रोकर के, आज हमारे साथ हैं। और साथ हैं चिंतन वासानी, पार्टनर वाइस बिज डेवलपर्स। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि आप लोग मिलेनियल हैं, जेनजी हैं, आप दोनों क्या हैं? I'm a millennial, ओके, but Not engineered. 40% of my workforce is Gen Z. जेनजी, तो यहाँ आने के पहले I had a very good conversations with all of them. राइट। और अखिल भाई आप? I'm a millennial too. But और मैं, as Chintan was saying, so I think more of the workforce for the new age companies, it is inclining towards Gen Z. एंड सिमिलर विद मी, आई एम ए मिलेनियल, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले ज़्यादातर लोग जेनजी से ही हैं। इनफैक्ट ए गुड मिक्स। लेकिन अब थोड़ा अनुभव हम लोगों का भी इसमें जाएगा और जेनजी की वो कभी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला मामला है, हम भी तो कभी उसी श्रेणी में आते हैं कि एक समय शायद हमारा बिहेवियर भी ऐसे ही था, राइट? तो अखिल भाई, ये बताइए आपने क्या देखा, क्या आपका ऑब्जर्वेशन था जो आपने ये क्यूरियस सा एक आर्टिकल लिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और जेनजी को कैसे आपने एनालाइज किया? तो बेसिकली जैसे कि nobroker.com हमारी कंपनी है जहाँ पे हम लोग लोगों के लिए घर ढूंढते हैं, बाय सेल रेंट सब करते हैं। और उसी के साथ में हम लोग एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं क्वार्टरली, हम लोग ट्रेंड्स देखने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जब यूजर्स आते हैं तो टिपिकली हमें पता होता है कि किस रेंज किस एज के लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तो अभी हमने अभी सीजन होता है टिपिकली, इफ यू सी फ्रॉम मार्च रेंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लोगों के स्कूल वगैरह चेंज होते हैं, जॉब्स ज्वाइन करते हैं लोग, कॉलेज से बाहर आते हैं। तो हमने रियलाइज किया, तब हमने एक सर्वे किया। तो सर्वे में निकल के आया कि अब तकरीबन 50% से ऊपर 53% जो लोग हैं, जो जेनजी हैं टिपिकली, हु आर नॉट फ्रेश ग्रेजुएट बट उन्हें 2 साल 3 साल हो गया है, वो बोल रहे हैं कि अभी हम घर पे किराए पे ही रहना चाहते हैं। तो हमें कैसे पता लगा, जब हमने देखा कि यार कुछ कुछ लोग हैं बहुत जल्दी घर बदल रहे हैं। लाइक टिपिकली अगर घर बदलने की साइकिल 18 महीने 20 महीने रहती थी, कुछ लोग हैं 12 महीने 15 महीने में घर चेंज कर रहे हैं। थोड़ा जब हमने डिग डीप किया तो हमें समझ में आया कि जेंजी जो है वो थोड़ा शिफ्ट ला रहा है बिहेवियर के अंदर। व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज, वो बोल रहे हैं कि यार हमें लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। तो अगर आप जब हम लोग आप लोग पास हुए और हमने हमारी नौकरी करना चालू किया तो टिपिकली क्या होता था, आप जाइए नौकरी करिए 2 5 साल 10 साल एक जगह काम करिए और उसी बीच में एक घर खरीद लीजिए, सिटी में सेट हो जाइए। बट अभी लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि क्या हमें करना है। तो लोग, ऐसा नहीं है कि अगर जो पहली जॉब में चले गए वही उनका करियर होने वाला है या वही फील्ड उनका करियर होने वाला है। तो जो जेंजी पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोर भी कर रही है क्या करना चाहते हैं। हमारे ऑफिस में एक लड़का था, वो डिजाइन में था, और एक दिन उसने बोला मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो? तो कौन सी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? तो उसने बताया ही हैज क्लियर्ड एसएससी एंड ही इज जॉइनिंग आर्मी, एंड दिस इज अच्छा, आफ्टर 5 6 years ऑफ वर्किंग। सो ओके। आज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बिकॉज जो ये जेंजी वाली जनरेशन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है, इट इज नॉट एज वीक एज इट यूज टू बी व्हेन वी गाइस केम आउट। करेक्ट, हम लोग वो लोअर मिडिल क्लास से आते थे कि भाई स्टेबल रहो स्टेबल रहो। अभी इनकी जो पहले वाली जनरेशन है वो स्टेबल है, तो इनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है जहाँ पे ये लोग ट्राई कर सकते हैं।
और ये उस चीज का बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं इन फिगरिंग आउट क्या करना है, देश देखना है। आपने देखा होगा ट्रैवल में बहुत बूम है, करेक्ट। तो आप हम्म। पहले ऐसा होता था कि आप शादी कर रहे हो, शादी के बाद आप शायद हनीमून पे जा रहे हो, तब इंडिया से बाहर जा रहे हो। आज जो जेनजी है, जो लोग हर साल कम से कम एक ट्रिप बाहर जाते हैं, यूरोप पूरा छापा हुआ है, सब लोगों ने देखा हुआ है यूरोप में क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या हो रहा है। दे आर प्रायोरिटाइजिंग एक्सपीरियंस, दे आर प्रायोरिटाइजिंग वाइब कि कहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। और अब जब घर नहीं लेना है और किराए पे रहना है, तो वो बोलते हैं यार हम बेस्ट जगह पे रहेंगे। हम्म। तो अगर आप बैंगलोर की बात करें तो मुझे इंदिरा नगर में रहना है, कोरमंगला में रहना है, क्योंकि वहाँ पे सब पब्स हैं, वहाँ पे लाइफ हैपनिंग है। अगर बॉम्बे में रहना है तो साउथ बॉम्बे की साइड पे कहीं पे रहना है। तो दे आर एक्सपीरियंसिंग द लाइफ मोर रादर देन इन्वेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, अच्छा एनालिसिस है आपका और काफ़ी सारे इंसाइट्स, अब एक एक करके उस पर बातचीत करते हैं। तो चिंतन भाई, थोड़ा सा टाइमलाइन पे को पीछे खिसकाऊंगा। आपने भी कहा मिले, हम तीनों ही मिलेनियल्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक पॉइंट जो अभी अखिल जी ने कहा कि जब मिलेनियल्स आए थे तो उनके आंखों में सपने थे, प्रॉपर्टी बनानी है, ये करना है, वो करना है, अपना घर लेना है, बेटर घर लेना है। अच्छा, मिलेनियल्स के साथ एक बातचीत और थी, खास बात जो मुझे लगता है कि मिलेनियल्स ज़्यादा करके मैं बोल रहा हूँ, छोटे शहरों से निकल के माइग्रेट होके हमारे मेट्रोज में आ रहे थे। अभी जेनजी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना जो मिलेनियल्स या उसके आजू बाजू के हैं, या थोड़ा मिक्स कर लीजिए। और जैसा अखिल जी ने कहा कि ये वो जनरेशन है जिसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ऑलरेडी सेट हो चुका है। मिलेनियल्स के लिए वो नहीं था, फिर वो नए शहर पहुंचे, वो अलग एक सिस्टम में पहुंचे, वो जमीन के घर से फ्लैट वाले घर पे पहुंचे, बेहतर करना चाहते थे अपनी प्रीवियस जनरेशन से। लेकिन अगर हम कोविड के ठीक पहले का इरा देखें तो वहां मिलेनियल्स के लिए यही बातें कर रहे थे जो अभी अखिल भाई ने जेनजी के लिए की, कि एक्सपीरियंस लेना है। अच्छा, हर जगह आ गया था, मैं तो ओला उबर से जाऊंगा, मुझे अपनी कार नहीं खरीदनी, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस के लिए पैसा बचाना है। मेरे को घर में इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस के लिए पैसा बचाना है, और तमाम चीज़ें। तो उसके बाद कोविड आया और फिर एक जुमला बहुत चला कि कोविड ने वो पूरा एक्सपीरियंस बदल दिया। अब सबको लगने लगा कि मुझे घर लेना चाहिए, मुझे अपने घर की आवश्यकता, वो महसूस किया। अब जेनजी कौन है? 97 2012 तक के जो बच्चे, अभी जैसा अखिल जी ने भी कहा कि 2-3 साल हुए हैं ग्रेजुएशन को, नई नई नौकरी है, बहुत लंबा समय नहीं बीता, मैक्सिमम एज 28-29 पहुंची होगी, अभी पूरा बैंड होगा तो 24 से 28, 29, 30 का। तो ये सिर्फ जेनजी की अपनी सोच है या मिलेनियल भी एक समय इसी सोच से गुजर रहा था, लेकिन वो फिर एक ऐसी चीज घट गई दुनिया में जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी और वो थोड़ी सोच बदल गई। लेकिन 6-8 साल पीछे जाएं तो मिलेनियम भी ऑलमोस्ट इसी थॉट प्रोसेस पे चला गया था, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए। अखिल जी ने जो बोला, एवरीथिंग इज वेरी पॉइंट ब्लैंक कि भाई दैट इज द थिंग, यू ओनली लिव वंस, योलो, दैट इज द साइकोलॉजी। और दूसरा और एक चीज मैं ऐड करूंगा जो उन्होंने बोला, ओनिंग नथिंग, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। दैट इज अ सिंपल माइंडसेट दैट जेनजी को एक्चुअली दे प्रिफर रेंटिंग देन बाइंग। बट उसके पीछे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ऑफकोर्स कोविड के बाद होम ओनरशिप का रिस्पेक्ट एंड होम ओनरशिप का मतलब लोगों ने समझा। बट सर, जेनजी के लिए अगर आप सही मायने में अगर अपन सोचने का ट्राई करेंगे, आई थिंक अखिल जी विल वाउच फॉर मी, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ओन अ होम। इफ यू से मुंबई, बैंगलोर, पुणे, आज मुंबई में एक 1 BHK अगर आप देखोगे तो वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में आपको शायद ही आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई में मिलेगा। आज जो रेट से लास्ट 5 साल में प्राइजेस हैव गॉन अप बाय 53% अक्रॉस इंडिया 5 years में। सेम जब आप लोगों के सैलरीज की बात करोगे, दैट हैज गॉन अप बाय 12 to 13%। इंक्रीमेंट्स ऑलमोस्ट 2-3 सालों में हुए ही नहीं है। एंड आईटी और बहुत सारी चीजों के कारण बहुत सारा लोगों ने एक्सपीरियंस किया था कि वी डोंट वांट टू टेक दैट बर्डन ऑफ बाइंग अ होम। और वेडिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल, मुझे ऐसा लगता है जेनजी या मिलेनियल्स में, जब वो लोग घर खरीदने लगते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट ठहराव लाता है आपकी लाइफ में। सो दिस इज द जनरेशन। ऑफ कोर्स ये जनरेशन इतना इंटरेस्टिंग है सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोला कि उसने इंडस्ट्री चेंज कर दिया। लोग सिटीज चेंज कर देते हैं। लाइक आज किसी को भी आप पूछोगे, कोई भी जेनजी को, कि व्हाट आर यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, तो क्या, आई विल बी हैप्पी। They don't want to take that burden, that risk of things going out. एक और एक I was going through market research of understanding a mindset. So baby boomers, मतलब अपने दादाजी और डैड वाला जो जनरेशन था, 79% were inclined towards home ownership.
उसके बाद जेनेक्स जो जनरेशन आया अपने से एक जनरेशन पहले वाला, वो 80% था। उसके बाद मिलेनियल्स का पोस्ट कोविड हम लोग ने जो चेंज दिखा है, दैट हैड गॉन अप टू ऑल टाइम हाई ऑफ 82%, people wanting to buy their new home. You know what is the latest thing what has come out? Gen Z is only 71%. ओके तो उसके पीछे रीजन एक तो इन्होंने बोला एक माइंडसेट जो है, बट आई विल बी अ डेविल्स एडवोकेट, दे आर नॉट रॉन्ग, दे डोंट वांट टू टेक द स्ट्रेस, दे डोंट वांट टू कमिट टू समथिंग व्हिच दे विल हैव टू चेंज इफ द एआई और एनीथिंग विल स्पॉइल देयर जॉब्स। आज एक सिंपल आपको कैलकुलेशन में देता हूं, अगर मैं एक 75 लाख का घर खरीदता हूं, मैंने अपने डैड, दादाजी, अंकल सबको कन्विंस करके 10-15 लाख का डाउन पेमेंट अगर मैंने ले लिया और बाकी का पैसा अगर मैंने लोन लिया, एक सिंपल आपको कैलकुलेशन दूंगा सर, इट विल बी माई ईएमआई इफ इट इज 9% के हिसाब से 60 लाख का अगर मेरा लोन है 20 ईयर्स के लिए, मेरा ईएमआई हो जाएगा 65,000 रुपीज का। राइट आप इमेजिन करो अगर मेरा 65,000 का ईएमआई हो गया तो मैं घर पे 11-12-15,000 अगर सेव कर रहा हूं, मेरे फोन का बिल भरूं, मैं ट्रैवल करूं, मैं एक्सपीरियंस करूं या आईफोन खरीदूं, यू नो। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ बर्निंग इशू, बट व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई पर्सनली नहीं फील। डेफिनेटली देखिए दो चीज़ें, और इनफैक्ट अखिल भाई ने भी अपनी रिपोर्ट में उस चीज़ को टच किया, वो ग्राफिक्स भी हमने बनाया, अगर प्ले हो सकते हैं तो बिल्कुल चलाएं। हालांकि उनका जो उदाहरण है वो 2-3 करोड़ के आसपास वाले घरों के लिए है, और वहाँ उन्होंने लिखा है ये कि 8 से 14%, हालांकि इन्होंने एक इंक्रीज बताई है, और 2023 से 2025 का पीरियड है, प्राइस बढ़े। आपका 53% है, बट वो बड़े पीरियड में है। यस, अब देखिए 2 से 3 करोड़ के घर पर ईएमआई करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में आ रही है, थोड़ा सा अपर ब्रैकेट है ये, जिसकी अखिल जी ने यहाँ पे चर्चा की है। और वही घर आपको किराए में 80,000 से 1 लाख रुपए में मिल जाता है। ये इक्वेशन अखिल भाई मतलब पहले भी थी कि आपको जो घर मिल रहा था वो मिल रहा था 1.5-2 करोड़ का, और उसका किराया 40-50 हज़ार रुपये आता था। मैं प्री कोविड एरा की बात कर रहा हूँ, और वो मिलेनियल्स वाले एग्जाम्पल को भी इसमें हम वो कर लेते हैं। अच्छा, अब बात आ गई जेनजी की। तो जेनजी ने अभी अभी कमाना शुरू किया है, तो क्या इतनी जल्दी उनसे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सब कुछ छोड़ के, मतलब उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो आउटलुक है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन टेक्निकली जो चिंतन भाई भी बात कर रहे हैं कि क्या वो अभी तैयार हो चुके हैं घर खरीदने के लिए? और इस प्राइस ब्रैकेट में तो शायद बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारे जेनजीज को हम नहीं मानेंगे कि वो एक जैसी कमाई कर रहे हैं, उसमें भी बहुत डिफरेंस होगा। अलग अलग लोगों को किस तरह की पढ़ाई लिखाई की, किस तरह के जॉब में वो हैं, लेकिन फिर भी उनकी उम्र को देखते हुए क्या हम जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि अभी से वो घर के लिए इंक्लाइंड हों, थोड़ा वो अपना पहले जीवन जिए? शायद यही उम्र है जब वो शादी वादी का भी सोच रहे होंगे और फिर घर पे जाएं। बिल्कुल। तो आई थिंक आपने 3-4 बहुत अच्छी पॉइंट बोले हैं इसमें, लेट मी कवर देम। तो एक तो अभी आप जब डिस्कस कर रहे थे, क्या मिलेनियल भी इसी तरीके के थॉट के थ्रू गुज़र रहे थे? बिल्कुल गुज़र रहे थे। जब ओला, उबर आया था, तो आप अगर 2015-16 की बात करेंगे, तो रेंटिंग इज़ द वे फॉरवर्ड। डिटैच करो अपने आप को, कोई चीज़ नहीं चाहिए। क्या होता है जब आपके पास ज़िम्मेदारी आती है, तब अपने आप, अब आप उसे अक्ल बोलो या फिर आप उसे बोलो कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के साथ आपके डिसीज़न चेंज हो जाते हैं। सो टिपिकली पहले लोग शादी कर रहे थे 28-29 की उम्र में, मेरी शादी हुई 29 के अंदर। जैसे ही आपकी शादी होती है अभी हम बात कर रहे थे, मैरिज के बाद आपको स्टेबिलिटी लगती है, आपको घर चाहिए होता है। पहले शादी ये देख के की जाती थी कि भाई लड़के के पास घर है कि नहीं है, घर खरीदने का क्या आइडिया है। बट अभी ये सब चीज़ें चेंज हो रही। इसका ये मतलब नहीं है कि जो जेन-ज़ी है वो घर नहीं खरीदेगा, घर खरीदेगा और वो शायद उसी समय पे खरीदेगा। अभी शादी करने की उम्र पहले 28-29 पे होती थी, अभी शायद 32, 33, 34 पे होने लग गई है। तो जेन-ज़ी घर खरीद रहा है, बट अब क्या है उनके पास सिक्योरिटी है। पहले जब मुझे आपको हमारे समय पे घर खरीदना था, तो हम नहीं खरीदे थे, उसका एक रीज़न ये भी था कि हमारे पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं था। क्योंकि राइट। जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, अगर आप कोई भी घर ले रहे हो, 20% तो आपको डाउन पेमेंट चाहिए। तब अगर घर 80 लाख, 1 करोड़ का था, तो 15 से 20 लाख रुपए चाहिए थे। आज घर अगर डेढ़ 2 करोड़ रुपए का है, तो आपको 40 लाख रुपए चाहिए। क्या हमने क्या किया? हमने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वो डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा किया, फिर घर खरीद लिया। और आज का जो जेन ज़ी है, वो अच्छा कमा रहा है, वेल टू डू है, जो डाउन पेमेंट के लिए पैसा देना है, वो घर वाले उसमें मदद कर सकते हैं। तो वही जो 5-6 साल, 7 साल का टाइम फ्रेम है आफ्टर द जॉब,
they are utilizing the money instead of collecting it, saving it for the down payment, they are utilizing it कि भाई मैं इससे एक्सपीरियंस करता हूँ। तो अगर आप मुझे संक्षेप में पूछे, क्या जेनजी घर नहीं खरीदेगा? जेनजी बिल्कुल घर खरीदेगा और खरीद रहे हैं। जैसा कि अभी बात कर रहे थे, कोविड के बाद जिस तरीके से प्राइस राइज हुआ था, वो रेंटल के अंदर और घर की कीमत के अंदर, तब वो जो एक धारणा थी कि हम कभी घर नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ रेंट पे रहेंगे, वो टूट चुकी है। और वो जेनज़ी भी जानता है कि रेंटल इकोनॉमी कुछ नहीं है, इस पे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि आज आप जिस घर में रह रहे हैं, मेरा खुद का घर है। जिस घर में मैं पहले रहता था, 25,000 रुपए किराया था, आज वो घर 70,000 रुपए के किराए में जाता है। घर में कुछ चेंज नहीं हुआ है, उसी जगह पे घर है, ट्रैफिक और खराब हुआ है, उसी साइज का घर है, कुछ रिनोवेशन नहीं हुआ है, बिल्डिंग पुरानी हो गई है। तो आप सिर्फ रेंटल पे जीवन भर नहीं रह सकते, घर आपको खरीदना पड़ेगा। अब आप जॉब के 2 साल में खरीदो या जॉब के बाद आप 5 साल 7 साल बाद खरीदो, तो अब लोग समझ चुके हैं कि यार थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, दुनिया भी जीते हैं। और दुनिया जीने के लिए 2 तरीके हैं, एक आप घूमो-फिरो, एक्सपीरियंस लो, और एक जिस सिटी में भी आप रह रहे हो, उसमें बेस्ट जगह पे रहो ताकि यू गेट टू नो पीपल। तो घर खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे। वही जब उम्र शादी के आस-पास आते हैं, तब लोग घर खरीदते थे, वापस उसी ट्रेंड की तरफ लोग जा रहे हैं। राइट। तो टेक्निकली वही होगा चिंतन भाई कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस खरीदेंगे करेंगे और फिर घर खरीदने की तरफ जाएंगे। जनरेशन हमने चिपका दिए लेबल उसके ऊपर, जेन जी, जेन अल्फा, जेन एक्स, लेकिन जो इकोनॉमिक्स है या जो उसके पीछे का डायनेमिक्स है वो शायद इतना बदलेगा नहीं। तो एक चीज़ इसमें मेरे दिमाग में ये आती है कि अभी देखिए सेम जो अखिल भाई भी बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली भी यही होता है कि घर है, मान लीजिए कि ईएमआई उसकी पड़ेगी मेरे को 1.5 लाख रुपए, वही मुझे मिल रहा है 50, 60, 70, 50 के आसपास, तो मैं प्रेफर कर लूँगा कि भाई किराए पे ले लूँ, क्योंकि उसी क्वालिटी का घर मेरे को अभी नहीं मिल पाएगा। कुछ कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ 50,000 में नहीं मिलता है। हाँ, नहीं आपको मिलता ये है। चीज़ समझनी पड़ेगी, ये हम है ना एग्ज़ाम्पल गलत लेते हैं। आपकी रेंटल की ये यील्ड अच्छी घर पे, अगर आप रेंटल आपका अच्छी जगह पे है, तो आपकी रेंटल यील्ड 3 से 4% आती है करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, 2.5 से 4% मान लीजिए। हम्म। जैसा कि अभी ये बता रहे थे, आपकी लोन की जो किश्त है, जो लोन का है, वो 7.5 8 से लेके 9% तक है। बट जब आप लोन लेके ईएमआई सेट करते हो, तो आप पूरे जीवन के लिए ईएमआई सेव कर देते हो, जबकि रेंट अगर भले ही आज 50,000 रुपए हो, साल का कम से कम 5 से 7% बढ़ेगा। तो 20 साल में आप देखिए आपका रेंट कहाँ पे हो जाएगा एंड हाउ मच मनी यू विल पे नहीं नहीं, ओवर द बिल्कुल एग्री टू यू अखिल भाई, लेकिन ये ना अलग अलग साइकिल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो 2010 से 2020 तक का साइकिल चला, वहां पर ये डिस्टेंस मेंटेन रही थी कि आपकी ईएमआई बहुत ऊपर होती थी और उसके कंपैरिजन में रेंट नीचे होता था। मतलब आपको दिखता था साफ साफ। कुछ शहरों को देख दें कि भाई कलकत्ता में तो वो काफी क्लोज होता था कि मैं रेंट करूं कि बाय करूं, बट मेजॉरिटी ऑफ अदर सिटीज, आप मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, बेंगलुरु, टू एन एक्सटेंड हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का मार्केट वहां पर उस समय एक अलग तरीके से दौर से गुजर रहा था, लेकिन बाकी जगह पे किराया और ईएमआई में बहुत डिफरेंस नजर आता था। तो आदमी चाह के भी नहीं कर सकता था, फिर उसको एक अच्छी लोकेलिटी में भी रहना है, बढ़िया करना है, जैसे आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, तो उसको लगता था किराए पे ही जाऊंगा तो बेटर होगा। अभी नो डाउट कि पिछले 3 से 4 सालों में फॉर ऑल द डायनामिक्स विच इज हैपनिंग, एक शहर में शायद रीडेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, बेंगलोर में कुछ और चीज उसके पीछे आ गई, किसी और शहर में कोई और कारण बन गया, लेकिन किराए बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। और वो किराया और वो जो ईएमआई है उसका गैप कम हुआ है। पहले वो गैप इसलिए बड़ा होता था क्योंकि घर महंगा होता था, अब वो गैप इसलिए छोटा हो रहा है क्योंकि किराया बहुत बढ़ गया। अब वो किराया और बढ़ेगा, घर की ईएमआई कहां जाएगी, अगेन वो संतुलन आपको लगातार बिठाना पड़ेगा। तो फिर वहीं पे पहुंच गए कि भाई मुझे अगर 70-80 हजार, जैसा कह रहे हो, वो बात सही है, अब सस्ते किराए नहीं रह गए, और 70-80 हजार अगर देना है और वहीं दिख रहा है कि 1.5 लाख की ईएमआई, तो यक्ष प्रश्न हो जाता है कि 70-80 हजार रुपए भरूं या फिर वो 1.5 लाख की ईएमआई क्यों, क्योंकि आगे चलते हुए मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, सब कुछ होगा, तो मैं फिर 2-3 साल का स्ट्रगल करने के बाद शायद वो ईएमआई भरने में ज्यादा सक्षम महसूस करूंगा और वो मेरी अपनी ओनरशिप भी हो जाएगी। क्या ये थॉट भी होता होगा चिंतन भाई? ये थॉट मैंने, जैसे उन्होंने बोला कि इट कम्स एट द वेरी लेटर स्टेज, मतलब जब ठहराव आपकी जिंदगी में आता है, दैट टाइम यू थिंक ऑफ सेटलिंग डाउन एंड ओनिंग अ होम। स्टार्टिंग में जो मैं अभी देख रहा हूँ, द वे थिंग्स आर हैपनिंग अक्रॉस इंडिया, आज मुंबई में एक एवरेज घर अगर अपन देखेंगे 85-90 लाख के नीचे नहीं है, पुणे में 70-80 लाख,
नोएडा अगर आप नहीं, और ये 80-90 भी जो आप बता रहे हो, बेसिक मतलब इट्स लाइक सम और हाउस मुझे लग रहा है बीएमसी लिमिट में तो नहीं होगा वो। It आप will हम be in Mumbai, एमएमआर MMR, and एमएमआर की they- बात कर लेते हैं तो आ जाएगा। और जैसे ये जनरेशन की हाँ। अपन बात कर रहे हैं, ये जनरेशन मैं बोलूं मिलेनियल्स भी अभी आज हम लोग बेबी मूमर्स के या जनरेशन वाई के उसमें हम लोग कोई भी चीज में अपने आप को चला नहीं लेंगे। हम लोग को कम ट्रैवल करना है, थोड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल करना है, एक्सपीरियंस पे खर्चा करना है। इन दिस जनरेशन तो और बड़ा है, लाइक यू नो दे वुड वांट टू लिव अ लाइफ rather than being burdened with the EMI and all the खर्चे वाला। दूसरा क्या है सर, आज लोग बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाह रहे हैं। they don't want to just be in one city, they also want to move to a different city and price to income ratio एक और एक इंटरेस्टिंग डेटा है मैं शेयर करना चाहूंगा। एक 14 साल अगर आप एक नॉर्मल बंदा अगर आप जो सैलरी कमा रहा है अगर 14 इयर्स तक वो एक भी रुपया खर्चा नहीं करेगा तब जाके वो घर का पैसा एक्यूमुलेट कर पाएगा। Okay. When you go to Pune it is 9 years, when you go to Bangalore it is almost 8 to 9 years। तो आप इमेजिन करो जो नॉर्मल कोई भी आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछते हो कि मेरी ईएमआई कितनी होनी चाहिए, वो बताएगा 30% शुड बी योर ईएमआई ऑफ व्हाट इज योर टेक होम। आज बॉम्बे में इट हैज ऑलमोस्ट टच 57%, एंड यू कैन आस्क टू एनी ऑफ द top corporate person who is like you know who has taken a fancy house at a fancy like you know decent loan amount, it has gone to almost 47 to 50% sir, जो healthy number is 30%। so that is the reason। लेकिन आयरनी देखिए, फिर भी रिपोर्ट्स ये कहती है कि बॉम्बे की अफोर्डेबिलिटी पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। उल्टा उसमें विपिन भाई और एक चीज ऐड करना, आई थिंक निरंजन सर, हिरानंदानी सर के साथ आपका दूसरा एक कैलकुलेट, मैं आपको मुंबई की बात बताऊंगा। आज मुंबई में 1 BHK, आप खाली डेटा निकाल लो, नो ब्रोकर इज ऑल्सो विद अस, द नंबर ऑफ डेवलपर्स मेकिंग इन मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स बोलो, साउथ बॉम्बे बोलो, नंबर ऑफ डेवलपर्स मेकिंग 1 BHK होम्स, एन अफोर्डेबल होम, इट इज ऑलमोस्ट 5% और 7%। अभी तो कोई बना ही नहीं रहा। सो टेक्निकली the whole system is against millennials or Gen Z buying a home। आज प्रधानमंत्री आवास योजना, आज अपन कोई भी if we talk about any of the benefits that government is giving, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के सिटी लिमिट्स में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? प्रोजेक्ट्स कहां पर है? टिटवाला में है प्रोजेक्ट्स है, लाइक यू नो आप KDMC में जाना पड़ेगा, आपको वसई विरार के आगे जाना पड़ेगा, नायगांव में देयर इज अ प्रोजेक्ट। सेम इफ यू ट्रैवल अक्रॉस नागपुर, मैंने देखा है वो भी प्रोजेक्ट काफी, इट्स नॉट इन द सिटी। सो टेक्निकली अगर आज मिलेनियल सोचे भी कि मुझे घर खरीदना है, या जेनजी सोचे भी मुझे घर खरीदना है, वन दे हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, सेकंड द EMIs आर वेरी हाई एंड दे डोंट हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आज घर खरीदो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, यू ऑल आर पेइंग। 4 साल के बाद आपने डिसाइड किया अरे मेरे को अच्छा जॉब मुंबई के बदले आज हैदराबाद में मिल रहा है, हैदराबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी शायद मुंबई के कंपैरेटिवली कम होगा। आज वो जब घर बेचने जाएगा तभी उसको वापस हर टैक्सेस या एवरीथिंग उसको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। सेम थिंग हैदराबाद में आप जाके बोलोगे कि ये माइंडसेट आप लेकर आओ। सो आई फील वंस यू हैव क्रॉस 27, 28, 29, थोड़ा आपके लाइफ में ठहराव आया है, मेच्योरिटी के साथ आप समझे हो कि यस व्हेन आई स्टडी माय डैड, व्हेन आई स्टडी माय मतलब यू नो माय दादाजी एंड एवरीवन हु हैव मेड जनरेशनल वेल्थ व्हिच कैन ओनली हैपन इन रियल एस्टेट, तब जाके आई थिंक वो डिसीजन लेगा। तब तक मुझे तो द वे आई एम सीइंग द होल सिनेरियो, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है टायर 1 सिटीज में कोई घर खरीदेगा जेनजी पर्सनली मुझे। राइट, तो अखिल जो चिंतन बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो चीज उसके इकोनॉमिक्स पे ज्यादा जा रही है कि घरों की कीमत इस समय हम, अच्छा अभी हमें अप साइकिल में भी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम रियल एस्टेट की एक अप साइकिल में हैं जहां पोस्ट कोविड हमने भाव को धीरे 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 एटलीस्ट इन द मेट्रोज बढ़ते हुए देखा है। अब वो अलग डिबेट का विषय कि क्या वो जाके थोड़े रुक गए हैं और अब उसमें एक ठहराव आ रहा है, लेकिन हमें अप साइकिल में है। दूसरी तरफ ये जो नए चैलेंजेस आ गए हैं जैसे AI वगैरह, जॉब के ऊपर थोड़ा सा खतरा, और फिर जेनजी का अपना मूड, वो बात बिल्कुल सही है कि जेनजी अभी कहीं बंधना नहीं चाहता। वो जॉब तो छोड़िए, वो पूरा का पूरा सेक्टर बदल देता है कि जैसे आपने ही कहा आपके यहाँ से जॉब छोड़ के आर्मी में जाना, पहले कोई ये सोच नहीं सकता था। लेकिन हाँ, अभी के जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं कि चलिए मुझे ये एक पर्टिकुलर फील्ड नहीं समझ में आ रही, मैं दूसरी फील्ड ट्राई करता हूँ, तो उनकी अप्रोच भी वैसी है, मौके भी हैं। लेकिन ये अगर सारे फैक्टर एक साथ जोड़ दिए जाएं तो शायद मुझे भी ये भाव आता है कि वो अभी चाहे भी तो शायद खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। हाँ, आई थिंक अगर आप उसको उस तरीके से
खरीदने की स्थिति में भी नहीं होंगे और वो स्मार्ट डिसीजन ले भी रहे हैं कि अभी खरीदना नहीं चाहिए। हम्म, और जैसा कि आपने एकदम सही कहा, कोविड के वक़्त 2 ढाई साल, 3 साल घर बने नहीं। फिर एकदम से पेंट अप डिमांड आई जिस वज़ह से कॉस्ट बढ़ गई। फिर लॉन्चेज़ हुए। अब वो जो लॉन्चेज़ 2023-24 के अंदर हुए हैं, उनकी डिलीवरी इस साल के एंड से स्टार्ट होगी। तो वापस से सप्लाई आएगी। अब जब सप्लाई आ रही है तो साइकिल है ये। साइकिल है, जो रेट बढ़ी थी वो स्टेबल होगी। वो स्टेबल होगी, इस बीच में लोगों की इनकम बढ़ी होगी। तो उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो गैप बिटवीन रेंट एंड द ईएमआई दैट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एंड उस समय तक वो लोग उस एज में पहुंच जाएंगे, जैसा कि बोल रहे थे कि ठहराव आने लगेगा, शादी हो रही है, दे नो वेयर एग्जैक्टली दे वांट टू वर्क ऑन। और राइट नाउ तो एआई की वजह से जो अनसर्टिनिटी है कि भाई जॉब है नहीं है या कोई और जॉब आने वाली है, कि बैंगलोर में ही काम करने वाले हैं कि अब हम किसी और सिटी में जा सकते हैं, या एक्चुअल में जो हम बोलते थे ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, क्या इंडिया 6 सिटीज़ के ऊपर 7 सिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा, या हम इंडिया में 20-25 सिटीज़ के अंदर अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे आने वाले 10-15 साल के अंदर, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो बड़ा लॉजिकल है कि आप किराए पे रहें, बढ़िया एक्सपीरियंस लें, लाइफ़ का एक्सपीरियंस लें, सिटी का एक्सपीरियंस लें और राइट टाइम आने पे जब साइकिल सही हो, तब घर खरीदें। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल पॉइंट चिंतन भाई आपसे भी पूछूंगा, अखिल भाई अगर आपके भी डेटा में ऐसी कोई बात आती हो तो, जैसा अखिल जी ने कहा भी कि जेंजी वो हैं जिनके जो मदर फादर हैं ऑलरेडी एफ्लुएंट स्थिति में पहुंच गए, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर लिया उनकी प्रीवियस मतलब उनके माता पिता के मुकाबले। तो इस जेंजी के ऊपर बर्डन नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटी है या मुझे कुछ बनाना है या मुझे स्क्रैच से बिल्ड करना है, अपना घर खरीदना। ऑलरेडी इस जेंजी के पास घर होगा, भले ही अभी उनके माता पिता का। अच्छा, एक और पॉइंट, मेजॉरिटी में जेंजीज या तो सिंगल हैं या फिर दो से ज्यादा नहीं है। तो वो भी नहीं है कि बहुत सारे भाई बहन हैं, किसके हिस्से क्या, मतलब जो है मदर फादर के पास वो मेरा ही है, ठीक है। मैं पूरी दुनिया घूम के आता हूं, फाइनली मेरे सिर पे एक छत रहेगी इसकी गारंटी है। तो क्या ये सारे फैक्टर भी जेंजी के दिमाग में कहीं होते होंगे? तो देखिए, जब आपको ना कुछ ऐसा चैलेंज नहीं आता है तो सही ना मेरे पास सब, तो मैं कुछ नया देखूं। पहले तो क्या था, यही अचीवमेंट हो रहे थे, अरे यार घर खरीद लेना है, घर बना लेना। मुझे याद पड़ता है कि मेरे टाइम में अभी भी, मतलब जो हम मिलेनियल्स हैं, हम सबके बीच में घर मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट होता था कि घर अगर हो गया, अपना घर कर लिया, फ्लैट खरीदा, जो भी खरीदा, मतलब दैट इज द प्रीमियम अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन अभी ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसके कारण वो थॉट ही नहीं आ रहा होगा। वो भी 100% है। और एक ऐसा भी था कि मतलब आई रिमेंबर रेंट पे रहना वॉज अ टैबू इन मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज इन इंडिया, के बाद मैं रेंट के घर पे रहता हूं। बट विद टाइम पीपल वो टैबू भी हट गया। वो टैबू भी हट गया। सेकेंडली और एक चीज अपने को मतलब विल हैव टू कंसिडर वेयर को लिविंग एंड अदर ऑप्शंस आल्सो हैव गॉन अप। आज लोग रेंटल पे भी, जैसे आपको मैं मुंबई की अगर आपको बात करूं, मुंबई में बहुत ऐसे मार्केट्स है जहां पे देयर आर ऑलमोस्ट नो फ्लैट्स अवेलेबल ऑन रेंट। आप खरीदने का बात छोड़ दो, बिकॉज रीडेवलपमेंट इज ऑन ऑल टाइम पीक राइट नाउ। तो कोई कोई जगह पे मतलब रेसिडेंशियल का और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का, जैसे सर ने बहुत बोला कि 2 to 3% इज द रेंटल यील्ड व्हाट यू कैन मेक, एंड इन कमर्शियल इट विल बी एनीवेयर फ्रॉम 5 to 8% डिपेंडिंग ऑन कितना आपने प्रॉपर्टी खरीदा है। बट कोई कोई जगह पे सर आप स्टडी करो, बॉम्बे में देयर आर ऑलमोस्ट नो, लैंडलॉर्ड इज द किंग, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना रेंट पे देना है। So things have changed a lot. This generation is kind of थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब लोगों को ऐसा लगता है बहुत लेड बैक जनरेशन है, ये डिसीजन नहीं ले रहा है। ये ऐसा नहीं है, उनको ग्लोबल एक्सपोजर है। सेकेंडली स्टॉक मार्केट में अगर आप देखोगे, आज से 10-15 साल पहले कितने लोग निवेश करते थे, आज वो भी काफी चेंज हुआ है। पीपल हैव अंडरस्टूड व्हेन दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट द लिक्विडिटी, एक तो छोटे अमाउंट के साथ आप इंटर कर सकते हो, एग्जिट जल्दी कर दो। आज का जेंजी ये भी सोचता है कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट वहां पे रखूं, और जब मेरे लाइफ में एक डिसीजन आ जाए कि मैं ये सिटी में सेटल होना चाहता हूं, तब जाकर वो डिसीजन लेगा। और सेकेंडली अपने को एक डेटा भी स्टडी करना चाहिए कि कितने लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। That also have gone down considerably. वही तो मैंने बात जिक्र किया, That also have gone down considerably. मतलब पहले कैसा था, आज आपके फैमिली के पास आप, जैसे मैंने डाउन पेमेंट की बात की, डाउन पेमेंट इज सर 15 to 20% जो सर बता रहे थे, तो दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। अभी वो कोई भी एक नॉर्मल बंदा जिसने जस्ट जॉब ज्वाइन चालू किया है,
इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्यूमुलेट. मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ जो यूजुअली 50 से 70,000 पर मंथ का टेक होम सैलरी लेकर आ रहे हैं. फॉर हिम टेकिंग दैट डिसीजन इज वेरी डिफिकल्ट. और पापा दे दें तो? क्या बोल रहे हो पापा दे दे तो? सर? कभी क्योंकि बैकग्राउंड इज एफ्लुएंट ना. सी पापा वो भी अगर आप परसेंटेज निकालोगे वो सी दे आल्सो वांट टू स्टे. सी अपन कौन से जनरेशन की बात कर रहे हैं जिनको खुद के घर में अकेले प्राइवेसी के साथ रहना है. दे आर व्हाई डू दे वांट टू मूव आउट ऑफ देयर होम? फॉर प्राइवेसी, फॉर लिविंग द लाइफ ऑन देयर ओन टर्म्स. पापा कैन अफोर्ड दैट वन होम जो उन्होंने फैमिली का होम बनाया. घर नहीं, मैं डाउन पेमेंट की बात कर रहा था. मैं वही बोल रहा हूँ सर. आज अपन पूरे इंडिया की अगर बात करेंगे मेजॉरिटी लोगों की, आज 30-40 लाख का एक अमाउंट किसी को देना, इट इज आज आप हाँ वो मैं It's मान not- सकता हूँ मैं कि आज वो मैं वैरी आपको करेगा. एक बड़ा नजरिए के साथ जब मैं बिल्कुल, बात बिल्कुल. कर रहा हूँ तभी हाँ, थोड़ा सा क्योंकि जब tricky है. मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में दो पैरेलल विचारधाराएं चल रही हैं. एक तो उसका जो इकोनॉमिक्स है, मतलब पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कितनी कमाई, कौन सी नौकरी. और दूसरी तरफ वो विचारधारा है जो जेनजी की है कि मेरे को लाइफ जीनी कैसी है. तो वो दोनों को मिला के मैं आपसे सवाल. Instagram has played a very big role. Today we want to stay in a nicer home. मेरे को एक रूम एक्स्ट्रा चाहिए कि मेरे घर पे मतलब मेरे को मेरे स्टाइल का लिविंग रूम चाहिए. मेरे को ऐसे बिल्डिंग में रहना है जिसमें अच्छा क्लब हाउस हो. लाइक दे वांट टू एक्सपीरियंस जो सर ने बोला. दिस इज दी. और वो अफोर्ड करने के लिए उनको ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे पास थोड़ा और टाइम होना है. चाहिए. एंड यू ओनली लिव वंस. मेरे को ये मोमेंट पे ये चाहिए. अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट है. अब धीरे धीरे मैं उसके जो ना थोड़े सोसाइटी वाले जो एस्पेक्ट है उसमें जाता हूं. तो अखिल भाई, आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो मैंने चिंतन जी से अभी पूछा कि घर परिवार से कैसा ये सब कुछ. एक एस्पेक्ट और है. पहले के समय में ये होता था कि भाई शादी होगी तो दोनों मिल के कैसे ईएमआई का बर्डन मैनेज कर लेंगे. आज की तारीख में शायद दोनों ही नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि नाउअडेज रिश्ते कितने दिन चलेंगे, एक कड़वी सच्चाई है, पर है कैसे आगे जाएगा. तो क्या ये चीज़ें भी दिमाग पर रहती है जेनजी के और ये डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करती है? क्या वो पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहेगा कि मुझे ईएमआई पे करनी है तो आधा मेरा पार्टनर संभाल लेगा? बट होता वैसे ही है. तब अगर आप जैसा कि अभी बता भी रहे थे कि अगर अकेले आपको घर खरीदना है और ईएमआई देनी है, अगर वो आपके 50-60% ऑफ द टेक होम पे जा रहा है तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो घर टिपिकली शादी के बाद इसलिए लिया जाता है. आजकल 90% लोग, दोनों कपल में दोनों लोग वर्किंग होते हैं. तो असेट इज समथिंग विच यू आर बाइंग टुगेदर एज अ फैमिली. वो चेंज नहीं हो रहा है. आप जो बोल रहे हैं वो फिनोमिना है कि भाई लाइफ रिलेशनशिप कितने दिन चलने वाली है, वेदर विल ब्रेक इट अप एंड ऑल दोस थिंग. बट आई डोंट थिंक कि वो भी इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अभी इम्पोर्टेंट है कि भाई ये पैसा देना है तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ कि नहीं. और मैं तो नहीं हूँ, बट हम हैं क्या. और हम जब हो जाते हैं तब लोग लेते हैं. और जब घर लेना है तो उन्हें अच्छा ही लेना है. पहले जब घर लेना होता था कि अभी एक घर बना लो, चलो ठीक है, आपके ऑफिस से 2 घंटा दूर भी है तो कोई बात नहीं, घर तो है ना, तुम ट्रैवल कर लेना. बट आज हमें चाहिए कि हम घर के पास, ऑफिस के पास भी रहें, हमारे पास सब सुविधाएं भी होनी चाहिए, हमें ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना है, हम लोगों को टॉप नॉच चीज़ें भी चाहिए. उसके लिए दैट इज़ द एक्सपीरियंस. और उसके लिए लोगों को ज़्यादा रेंट देना पड़ता है और वो घर अफोर्डेबिलिटी से बाहर है. वो घर आप सिंगल जॉब जॉइन करते हुए कितना भी आप कमा रहे हो, करेक्ट, आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो या 25 लाख रुपए कमा रहे हो साल का, बट आप, वो टफ होता है इसलिए लोग वेट करते हैं. और जैसा कि आप पहले बोल रहे थे कि क्या अगर पापा दे दें तो डाउन पेमेंट तो क्या होगा? हो रहा है, पापा दे रहे हैं, पेरेंट्स दे सकते हैं. मैं नहीं बोलूँगा कि एफ्लुएंट है. अभी हम जो जेन ज़ी हैं उनके पेरेंट्स, एज़ अ कंट्री अभी हम लोग एफ्लुएंट नहीं है, बट वी आर वेल टू डू. मतलब दैट डाउन पेमेंट कैन बी पेड बाय समबडी इन द फैमिली. तो अब मुझे पता है कि अगर मेरे पापा डाउन पेमेंट दे सकते हैं, ठीक है, मेरा पैसा जो है तो मैं घर अभी क्यों खरीदूँ? मैं 4 साल बाद खरीद लूँगा. अभी मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ. आई वांट टू बी अ ग्लोबल सिटिज़न. आई वांट टू सी हाउ द वर्ल्ड इज़. आप देखिए इंडिया से अगर आप टूरिज्म का डेटा उठा के देखेंगे, कैसी-कैसी जगह लोग जा रहे हैं. आपने सुना भी नहीं होगा वैसी जगह. मतलब एक आज से 10 साल 12 साल पहले कौन जाता था बाली? बाली इज़ लाइक ऑलमोस्ट 10 आवर्स फ्रॉम फ्लाइट. बट अब बाली इतना बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा-सा ऊपर आता है, लोग वहाँ जा रहे हैं. यूरोप हो गया, यूरोप में लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, क्योंकि यूरोप में जाने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा के लिए आपको बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए. यूरोप वाले आपका पूरा शेंगेन वीज़ा मिलने से पहले आपका पूरा खाका छानेंगे, आपके पास कितना पैसा है तब वीज़ा देंगे. लोग उस पे काम कर रहे हैं.
तो आई थिंक टेम्परेरी ये एक्सपीरियंस बिल्डिंग वाली लाइफ है और थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है। अच्छा है, देश ग्रो कर रहा है, लोग वेल टू डू हो रहे हैं। घर इवेंचुअली खरीदना है। ऑब्वियसली 22, 23, 24 साल की उम्र में खरीदना भी नहीं चाहिए। जब आप 28, 29 के हो जाएँगे तब लोग खरीदेंगे। वैसे अखिल भाई इस समय वो जो एक प्रोफाइल आती है ना होम बायर की, जिसमें वो घटता बढ़ता रहता है कि अब एवरेज एज ये हो गई होम बायर की, इस समय क्या चल रही है? 32-33 है वो, जो पहले अच्छा। 40 हुआ कर वो 32-33 है। दैट इटसेल्फ इज़ अ ड्रास्टिक। जो पहले 40 के बाद सबसे पहले आज से आप 25-30 साल पहले चले जाओ। पहले घर कब बनता था? एक बैंक एम्प्लॉयी है, जब वो रिटायर होगा, कॉर्पस बन जाएगा, तब वो घर बनाता था। रिटायरमेंट के पास आपके पास घर होना चाहिए क्योंकि पहले गवर्नमेंट के क्वार्टर्स भी होते थे, पहले होम लोन्स भी नहीं होते थे। फिर डायनामिक्स चेंज हुई कि भई नहीं, आप 30, 40, 45 के हो गए, आपके बच्चा हो रहा है, तब आपके पास घर होना चाहिए कि जब आपके फर्स्ट बेबी हुआ तो आपके पास घर है। फिर जब ये हुआ कि अब शादी हो रही है, तो शादी करने के लिए लड़की, जब आप अरेंज मैरिज, और पहले तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती थी, तो कोई लड़की आपको तब देगा जब आपके पास घर है, स्टेबिलिटी है, क्योंकि दैट डिनोट्स कि आप स्टेबल हो, आप सिटी में रहने वाले हो। अब वो फिनोमेना चेंज हो रहा है। तो ये तो टाइम के साथ, समय के साथ चेंज होता जा रहा है। तो 40-45 साल जो आज से 25-30 साल पहले हुआ करता था एवरेज एज, वो 32 साल आ गई है। तो 32 साल से भी नीचे कभी गई थी या यही थ्रेशोल्ड है? नहीं, नहीं, यही होगा 30 से 32 साल। मतलब क्यों? लेते हैं लोग। ये हाँ, 32 साल इसलिए कि 25 साल के लोग भी घर ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि एक फिनोमेना और हुआ हिंदुस्तान में, आप दोनों ही आई थिंक उसको अप्रूव करेंगे, वो ये था कि जो आईटी बूम आया देश के अंदर, उस आईटी बूम ने लोगों को कमाने के तो मौके दिए ही। आप तो बेंगलोर से ही बात कर रहे हैं अखिल, तो आप उसको ज़्यादा नज़दीक से महसूस कर सकते हैं। तो कमाने के मौके तो दिए दिए, लेकिन उसका जो सिस्टम था ना, वो सिस्टम कैसा था कि आपकी कोई आईटी जॉब लगी, आपने 1-2 साल इंडिया में नौकरी करी, फिर आपको ओवरसीज भेजा गया। अब जब बंदा ओवरसीज जाता था तो 2-3 चीज़ें होती थी। एक तो उसको डॉलर में पेमेंट मिलती थी, नंबर 1, तो कन्वर्जन में वो बड़ा अमाउंट बनता था। दूसरा, कुछ कुछ जॉब्स तो ऐसी थी कि जिनको इंडिया सैलरी और ऑफशोर सैलरी दोनों मिला करती थी। अच्छा, वहाँ जब बंदा पहुंचा है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, वो पता चला 3 पार्टनर के साथ रह के मिल रहा है और सारा मतलब पैसा सेव कर रहा है। जब वो 3-4-5 साल वापस बाद हिंदुस्तान आता था, तो जो सबसे बड़ा हर्डल होता है घर खरीदने में, जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं, दैट इज द डाउन पेमेंट। ईएमआई आप शायद मैनेज कर सकते हो, डाउन पेमेंट में सारी दिक्कत होती है। वो डाउन पेमेंट उसके पास मोटा मोटा जमा हो चुका होता था, और इसीलिए हमने देखा कि बहुत समय तक देश के रियल एस्टेट को, भले ही वो कुछ चुनिंदा शहरों में, चाहे गुरुग्राम की बात करें नॉर्थ में, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई की बात करें साउथ में, लेकिन आईटी ने ड्राइव किया। इसीलिए अभी अभी अब थोड़े दिन पहले का तो फिनोमेना है कि जैसे ही एक एआई। पूरा एआई का आया, तो उससे आईटी कंपनी के तो स्टॉक नीचे गए गए। सेकंड इंपैक्ट किसके ऊपर आया? रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि माना यह गया कि अगर आईटी में दिक्कत होगी तो रियल एस्टेट में दिक्कत हो, पर्टिकुलर मार्केट्स में तो होगी होगी, क्योंकि आज भी वो ड्राइव कर रहे थे। True. तो मुझे लगता है कि एक समय वो भी रहा, और तब मुझे लगता है अखिल भाई कि वो एवरेज एज और नीचे गई होगी 30-32 से, क्योंकि तब तो मैं सबसे सुनता था कि भाई इधर नौकरी लगी, 4-5 साल की हुई, पैसे बचाए, सबसे पहले जाओ और घर खरीद डालो। Right. और खूब बिके उस समय घर। आपकी राय? उस टाइम पे इवन अगर इसमें ऐड करना चाहूंगा, गिग इकोनॉमी ये तो अभी की बात है, गिग इकोनॉमी तो। हाँ, बट अगेन इट इज वेरी मच कनेक्टेड ना सर। आज वो चीज भी थोड़ा अफेक्ट तो हुआ ही है। व्हेन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि एक जगह पे जॉब कर रहा है और रात को आकर दूसरे को भी हेल्प कैसे कर रहा है, इवन दैट इज हेल्प। एंड व्हाट इज हैपनिंग सर, इसी के साथ आईटी अगर आप स्टडी करोगे, जैसे पुलिस वाले को, लॉयर को लोन इतना इजीली नहीं मिलता है, या इंटरेस्ट रेट बहुत हायर होता है। सेम इज हैपनिंग राइट नाउ विद पीपल हु आर फ्रॉम आईटी एंड फ्रॉम द गिग इकोनॉमी। उनके पास पैसा है, उनको पैसे भी आ रहे हैं, बट वो जो सैलरी स्लिप पे नहीं दिख रहा है पैसा, like you know the way they are thinking, and the moment they came to know कि AI, see everyone has started thinking the most negative that can happen। बैंक भी अपने आप को safeguard कैसे कर रहा है, even that has, मैं कुछ नहीं तो भी मुझे लगता है 5 से 7% उसका भी अफेक्ट आया होगा, क्योंकि उनको लोन इतना इजीली नहीं मिल रहा। हाँ, मतलब देखिए, अब ये तो फिर सारी चीजें होने लगेंगी। एंड दे आल्सो गो ऑन फेंस ना सर। जब आप देख रहे हो, आज पहले क्या था, आज अपन जनरेशन वाई की बात करो या बेबी बूमर्स की बात करो, उस टाइम पे एक कंपनी में रहना पूरे लाइफ और उधर ग्रोथ होना, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी लाइक द बेस्ट थिंग। आज कोई भी एवरेज एक कंपनी में 1.5 से 2 साल बिता रहा है। दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग, मतलब लॉयल्टी जैसे चीज बोले, दे आर लॉयल टू देयर ओन ग्रोथ।
and which अगेन is तो not wrong. अब ये सवाल आ गया सोच का, जो मैंने कहा ना कि Right. जब जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं आप दोनों से, तो दोनों हाँ. एस्पेक्ट मेरे दिमाग में चल रहे हैं। Right. एक तो उसका कमर्शियल एस्पेक्ट कि भाई वायबिलिटी है भी कि नहीं, Right. कोई भी चीज आप तब करोगे ना जब आपके लिए आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, और दूसरी आपका थॉट प्रोसेस 100%. कि मेरी अब थॉट प्रोसेस ही बदल गई, भाई मेरे को ना जॉब से बंधना है, ना शहर से बंधना है, टू एन एक्सटेंड ना किसी इंसान से बंधना है, तो मैं बिल्कुल अपनी तरीके से। और जब आप कह रहे हो कि मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए, तो फिर घर से बड़ा खूंटा और क्या होगा कि मेरे को 20 साल तक ईएमआई देनी पड़ेगी, डाउन पेमेंट लाना पड़ेगा, बीच में जॉब का क्या, छोड़ नहीं पाऊंगा। एक बार अगर आप इस चक्र में घुस गए ईएमआई वाले, तो फिर आप जॉब कहां से बदलेंगे, आप कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। अखिल भाई, ये भी कुछ रोल प्ले कर रही है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये थॉट प्रोसेस रहते ही है कि, और देखिए मतलब हम बात कर रहे हैं जेनजी की, वो शुरू के 3 4 5 साल, कोई भी जेनजी छोड़िए, मिलेनियल, जब हम लोग हमारे 24 25 साल के अंदर थे, हमें भी नहीं पता था कि हम आगे क्या करने वाले। पहले एक कल्चर होता था कि आप जॉब ज्वाइन करो, 2 साल काम करो, फिर एमबीए करो, फिर आप कहीं और पे चले जाओ। तो एआई से अभी क्या होने वाला है, दुनिया में क्या चेंज आने वाला है, आईटी में क्या चेंज आने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि एआई से जॉब जाएंगे पर नए टाइप के जॉब बनेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जब अनसर्टेनिटी आती है, तो इट इज एडवाइजेबल, और एज अ ह्यूमन हमारा इंस्टिंक्ट यही कहता है कि हम सेफ तरीके पे काम करते हैं, और सेफ तरीका है कि आप रेंट पे रहें। तो ये सब रोल डेफिनेटली प्ले करते हैं, एंड पीपल आर स्मार्ट इनफ टू मेक द वाइज डिसीजन अकॉर्डिंग टू मार्केट डायनेमिक्स। इसीलिए तो जब कोविड हुआ, और कोविड के बाद जब एकदम से दाम भाग रहे थे, तब लोगों ने रियलाइज किया कि भाई जब घर ही नहीं है, और सब घर मिलेगा ही नहीं, तो किराया बढ़ेगा, और घर की अवेलेबिलिटी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो इट्स बेटर कि खरीद। तो वो भी सही था, और अभी जो चल रहा है वो भी एकदम ठीक है। तो क्या फिर से किसी ऐसे इंसिडेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आदमी की सोच बदले? बिल्कुल नहीं। आई थिंक विपिन भाई उसमें मतलब यू नो द प्रोडक्टिव थिंग, जब मैं इसके बारे में सोचता हुआ इन द कार, आई वाज जस्ट थिंकिंग के आई एम श्योर आप ये क्वेश्चन पूछोगे तो इसका रास्ता क्या है। एक घर जब कोई खरीदता है, ऑलमोस्ट 35 to 50% डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर, डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट विल हैव टू टेक सम सीरियस मेजर्स, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। मुझे पर्सनली लगता है इट वाज द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग टू कम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट आई एम वेरी सॉरी टू से वो जो इंप्लीमेंट होना चाहिए था वैसे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सेकेंडली, जब आप इंश्योरेंस लेते हो, तो आप जब यंग होते हो तो आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होता है, जैसे आप एज में बढ़ते जाते हो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ते जाता है। सो समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सपोर्ट एक आना चाहिए कि जो 2.5 लाख के बदले वो लोग मिलेनियल्स क्यों घर लेंगे, जेनजी क्यों घर लेंगे, उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट दे। बैंकर्स ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे जहां पे बिकॉज समवन इज यंग, तो टेक्निकली सिर्फ समवन इज यंग तो उसका ईएमआई पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, फॉर इयर्स भी बढ़ जाएंगे। एंड थर्ड वुड बी, आई फील द डेवलपर्स टुडे somewhere, because I belong to the same community today, when I make 1 BHKs, वो कोई खरीदने नहीं आ रहा है, पर 2 and 3 BHKs लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, 4 BHK ज्यादा खरीद रहे हैं। 2024 was a phenomenal year for India. 2025 में वॉल्यूम वाइज अपन बहुत ज्यादा थे, बट नंबर ऑफ यूनिट्स कम बिके थे। यू आर गेटिंग इट? और महंगे घर ज्यादा बिके थे, कैपिटल वैल्यू में ज्यादा था। सो द आइडिया, एंड दिस इज पैन इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली मुंबई और एनी, हर जगह पे लग्जरी तो एंड देखिए, बिगर होम्स। ये तो आपके कोविड की ही देन है कि जब लोगों को ये एहसास हुआ। मतलब देखिए, दो इसमें भी बहुत बड़ी डिबेट है। कुछ एक्सपर्ट या जानकार या विद्वान मानते हैं कि कोविड, हमें कोई कारण ढूंढना था तो हमने सिर्फ कोविड को कारण पकड़ लिया कि इसके कारण साइकिल आ गई या तेजी आ गई। एक लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब क्या हुआ ना, कोविड आया तो आपको घर में छत के नीचे आपको बिताना पड़ा। अभी तो क्या होता है, आप घर से आ गए, मैं ऑफिस से इधर आ गया, वाइफ है, बच्चा भी अपने स्कूल चला गया, वाइफ कहीं गई, और घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका अपना तो एक इकोसिस्टम है जिसमें सारी चीजें लगातार रिवॉल्व हो रही हैं। लेकिन अब मैं वो सब कुछ रोक के सबको एक छत के नीचे डाल दूं, तो पहली बात तो आपको जो पहला एहसास होगा, आपको लगेगा घर में जगह कम है। दूसरा, फिर जो वो मानसिक चीज होती है वो लंबा हो जाएगा, अगेन डिस्क्राइब करने जाऊंगा। तो ये सारी चीजें मिलाकर लोगों में एक एहसास आया कि भाई मेरे को घर बड़ा चाहिए। अच्छा, किसने घर खरीदे? उन्होंने घर खरीदे जिनके पास ऑलरेडी घर थे। ऐसा नहीं है कि नए लोग आ गए, नए लोग तो कम आए, उन्होंने बस अपग्रेड किया कि भाई मैं और अच्छा, वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जो घर खरीदने में पहले भी सक्षम थे, लेकिन घर इसलिए नहीं खरीद रहे थे कि उनको लग रहा था कि हाँ इसमें मेरा काम तो चल रहा है। इस घटना ने, कोविड नाम की चीज ने, उनको एहसास कराया कि भाई
आपको बड़ा घर चाहिए, सक्षम तो मैं हूं खरीदने में, लेकिन अब जब मेरे सिर पे पड़ा तो मैंने कहा चलो भाई अपग्रेड करता हूं, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। तो उसी आदमी ने घर खरीदा जो खरीद सकता था। अगर परसेंटेज वाइज कोई बाइफरकेशन करेंगे तो शायद कोविड ने ऐसे लोगों को घर खरीदने का मौका दे दिया हो जो घर खरीद नहीं सकते थे, और फिर उनकी रेंज में, हाँ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, 6.5% के आसपास आया, जो कि हिस्टोरिक लो था। कीमतें भी उस समय थोड़ी थमी थी, डेवलपर्स को भी लगा कि माल निकालो, बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन अखिल भाई आप भी मुझे बताइएगा, अगर आपके पास कोई डेटा हो कि कितने लोग जो कि घर खरीदने की क्षमता नहीं रखते थे, कोविड ने उन्हें मौका दिया, और कितने लोग जो ऑलरेडी क्षमता रखते थे उन्होंने ही घर खरीदे, बस ये कि उन्होंने अपग्रेड किया। देखिए, सबसे ज़्यादा अपग्रेड ही हुआ था, क्योंकि जब आप कोविड में काम कर रहे थे, आप काम करते हैं, आपकी वाइफ काम करते हैं, आपके बच्चों का भी स्कूल चल रहा है, तो टिपिकली हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी 2 बीएचके में रह रहा था। बट जब आपको 3 डेडिकेटेड स्पेस चाहिए थी, तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार बड़े घर की वैल्यू है और हमें चाहिए, क्योंकि चिक-चिक होता है, मैं इधर बात कर रहा हूँ, बच्चा उधर पढ़ाई कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुआ था। इसीलिए अगर आप कोविड के समय का डेटा देखेंगे, तो डिमांड बढ़ा बड़े घर का, 3 बीएचके, 4 बीएचके का। और वह बिल्डर्स, अब जो बिल्डर्स ने लॉन्चेस किए, आप उसमें भी देखिए कि प्रीमियम हाउसेस, बिग हाउसेस, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम अपार्टमेंट, ये सब बड़े लॉन्च हुए। और इससे क्या हुआ, जब बिल्डर बड़ी वैल्यू का बड़ा घर बनाने लगा, तो छोटे छोटे घर जो हैं, वो ऑलमोस्ट बनना बंद हो गए। तो बैंगलोर के अंदर देयर इज़ नो सप्लाई फॉर 1 बीएचके। अगर आज एक जेन ज़ी चाहे भी कि यार मैं निकला हूँ, मुझे पता है मुझे यहाँ रहना है, मैं ऑफ़िस के पास अगर मुझे एक अच्छा 1 बीएचके मिल जाए, जो 50, 60, 70, 80 लाख का भी हो, मैं उसमें रह लूँगा, मैं अपना घर आशियाना बना सकता हूँ। बट वो कैसे बनाएँ? हमारे ऑफ़िस में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो उस एज पे आ गए हैं कि भई उन्हें घर खरीदने की इच्छा है, चाहते हैं, बट 1 बीएचके अवेलेबल नहीं है। जैसा कि अभी आप लोग भी डिस्कस कर रहे थे, अगर आप बॉम्बे में देखें तो 1 बीएचके कहाँ अवेलेबल है, 90 लाख 1 करोड़ रुपए के अंदर वो भी बाहर मिल रहा है। तो वो जो कोविड का फिनोमिना आया, उसने प्रीमियमनेस, बिगर हाउसेस, उसकी तरफ लोगों को पुश किया। लोगों ने जब वो डिमांड करी तो बिल्डर ने वो बनाया। अब बिल्डर ने वो बना दिया, उसकी सप्लाई आने वाली है, बट अब डिमांड है, अगर जेन ज़ी की बात करें कि यार मुझे छोटा घर दे दो, मुझे एक छोटा-सा मेरा बढ़िया घर 1 बीएचके या स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है, तो उसकी सप्लाई नहीं है। तो मुझे लगता है अब आगे जाके वापस से एक टर्न आएगा जहाँ पे लोग संतुलन लाएँगे, किस टाइप का अ, कम्युनिटी डेवलप होनी चाहिए। और अब जैसे बैंगलोर में तो बड़ी-बड़ी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, 50 एकड़, 60 एकड़ में हज़ारों घर बन रहे हैं, उसमें सीनियर लिविंग भी बन रही है, बड़े घर भी बन रहे हैं, छोटे घर भी बन रहे हैं। तो अब वो वाला टर्न भी आएगा और लोग उस तरफ के जाने लगेंगे। बट हाँ, कोविड में ज़्यादातर अपग्रेड थे और बड़े घरों की तरफ लोग गए थे। मुझे याद आ रहा है कि इसी शो पर आए थे विपुल रूंगटा सर, HDFC AMC के, और उन्होंने ये बात, ये कंसेप्ट बोला था, प्रीमियमाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मतलब उन्होंने कई उदाहरण दिए थे, घड़ी में, इसमें, उसमें, कार में, और घर का भी उदाहरण था। तो वो दौर था थोड़ा प्रीमियमाइजेशन का, और अभी उसी के कारण आई थिंक वो साइकिल अभी तक बरकरार है। अब शायद धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ है, क्रैक आने शुरू हुए हैं, कि जहां पर बड़े घर, प्रीमियम घर विद लॉट ऑफ फैसिलिटीज, हॉस्पिटल भी पास में, सब कुछ पास में। लेकिन बिल्कुल सही है, जिस जेन ज़ी के लिए आज हम इस टेबल पे बैठे हैं, अगर उसके लिए कुछ होना होगा तो उसको तो छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तो ये ट्रेंड भी था या तरीका भी था, लोग 1 BHK खरीदते थे, फिर अपग्रेड होके 2 पे आते थे, फिर धीरे धीरे 3 की तरफ जाते थे, एक को बेच के जो थोड़ा सा उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता था उसको बनाते थे आधार दूसरे का। तो अब सवाल तो वही जिसका जवाब आपने पहले भी देने की कोशिश की, और आपका कहना यह है कि सरकार इसके लिए, अच्छा, सरकार कह देगी कि भाई मैंने 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया, मुझसे और कुछ मत मांगो, खैर अलग बात है। लेकिन PMAY, हालांकि PMAY में पता है दिक्कत क्या है चिंतन भाई, अभी भी PMAY के तहत जो घर बन रहे हैं ना, उसको पता नहीं जेन ज़ी लेगा भी कि नहीं लेगा। तो वो किस, क्योंकि ये तो अभी रिपोर्ट ही बता रही है अखिल भाई की कि वो चाहता है अच्छी क्वालिटी का घर, बढ़िया प्रीमियम लोकेलिटी है, तो सपने भी तो ऊंचे हैं, ख्वाब भी तो बड़े हैं। तो उसमें मेरा एक हाँ, मतलब एक इनपुट है, बिकॉज आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया और मेरे खुद के PMAY प्रोजेक्ट्स है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, इट इज अबाउट द लोकेशन सर। आज PMAY, मुझे मुंबई में देर आर नो प्लॉट्स इन मुंबई मेन सिटी, MMR में मुझे बाहर जाना पड़ता है। सो इफ गवर्नमेंट टाइज अप विद द इंटरनल डिपार्टमेंट्स, आज एयर इंडिया के पास इतने प्रोजेक्ट्स है, रेलवेज के पास इतना लैंड है, अगर अपना हाउसिंग मिनिस्ट्री एंड द वेरियस डिफरेंट ministries come together to identify locations in the city to make 1 BHKs, to make studio apartments for targeting people जिसको first time home buy करना है या
जिसको मतलब यू नो स्मॉलर होम्स चाहिए, तो आई थिंक इट विल बी अ ब्रिलियंट मूव। और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, और मुझे लगता है दैट वुड बी द ओनली रोल। हालांकि एक थोड़ा फनी साइड पे एक चीज बताना चाहूंगा, वी आर मिलेनियल्स, तो वी हैड टू गो टू बेबी बूमर्स, वो स्टार्टिंग के 10-20% देने के लिए, तो बेबी बूमर्स दे देते थे। ये जेनजी को मिलेनियल्स के पास आना पड़ेगा, जो खुद बहुत एस्पिरेशनल है। तो अगेन इट इज मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू लाइक यू नो एक्यूमुलेट दैट स्टार्टिंग अमाउंट ऑल्सो। जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये कि अब ये जनरेशन के जो इंटरमिक्स है ये कैसे काम करेंगे। लेकिन आपने जो कहा, इनफैक्ट थोड़े दिन पहले खबर भी थी कि सरकार के अंदर वापस से अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर वो चर्चाएं शुरू हैं। और अभी इस समय तो आवास मंत्री कौन है, खट्टर साहब, वो वही खट्टर साहब है जिन्होंने हरियाणा में मतलब वो आप अगर गुरुग्राम वाला वो बेल्ट पकड़े जहां पर वो स्कीम लेकर आए थे अफोर्डेबल हाउसिंग की, काफी डेवलपर्स ने घर भी बनाए, अच्छी क्वालिटी के बनाए, चर्चा में आए, खबरें बनी। तो क्या वैसा फिर से कुछ जरूरी है? अखिल, एट लास्ट योर कमेंट कि क्या ऐसा होना। एक तो जो चिंतन कह रहे हैं, थोड़ा डेवलपर पर्सपेक्टिव भी है इनकी बात में कि भाई सरकार आगे निकले, वो कुछ सुविधाएं दे। एटीआई भी एक समय में चला करता था जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही था। आपने तनख्वाहें मतलब टैक्स के साइड पे रिलीफ दिया, कुछ और भी चाहिए ताकि इंसेंटिवाइज हो और 1 BHK या छोटे घर बने, अफोर्डेबल घर बने। और दूसरी तरफ है जेनजी जिसकी अपने एस्पिरेशंस भी हैं। आप कहां पर उसका संतुलन देख रहे हो? बिल्कुल चाहिए। और हर बार अगर जब बजट आता है तो मेरी टीम पूछती है कि आपको क्या गवर्नमेंट से चाहिए, तो एक तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन चाहिए। आज 35-25 लाख रुपए में कुछ नहीं मिलता है, दिस इज अ फैक्ट। तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए, आपको इंसेंटिवाइज करना चाहिए बिल्डर को कि वो छोटा घर बनाए। देखिए, इवेंचुअली सब धंधा करने के लिए बैठे हैं। बिल्डर सिर्फ समाज सेवा करने के लिए घर नहीं बनाएगा क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि यार आप समाज सेवा करो। तो आपको घर बनाना पड़ेगा, आपको अफोर्डेबल घर की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको लोगों को चाहिए कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, तो आपको ल्यूक्रेटिव बेनिफिट्स भी देने पड़ेंगे। जस्ट 12 लाख रुपए तक का रेंट इनकम टैक्स माफ कर देने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो ईएमआई पे जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो सालों से 2 लाख रुपए पे अटका हुआ है। 2 लाख रुपए साल का आप किसको बोलते हो? अगर आप आज 60, 70, 80 हज़ार रुपए भी मिनिमम ईएमआई दे रहे हो, तो आप 7 से 10 लाख रुपए साल का ईएमआई दे रहे हो और आपको इंटरेस्ट उसमें जो होगा वो एनीवेयर बिटवीन 6 टू 7 लाख रुपीज़ होगा, बट आपको सिर्फ 2 लाख रुपए की छूट मिलेगी। तो इकोनॉमिकली इट हैज़ टू मेक सेंस। और इंडिया को ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट ओनली बाय रोड्स, ब्रिजेस एंड कनेक्टिविटी। आपको घर भी बनाने पड़ेंगे, आपको लोगों को अच्छी जगह रहने के लिए देनी भी पड़ेगी। तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए। होपफुली देखते हैं इस साल अगर कुछ आ जाए तो। तो लेट्स सी। लेकिन द क्यूरियस केस ऑफ जेनजी ऑलमोस्ट होम बायर, ये पूरी चर्चा करने में जरूर बहुत मजा आया। एंड आई होप कि जेनजी भी हमारा ये शो देख रहे होंगे। और जेनजी भर भर के कमेंट करना, आप ही के लिए शो किया है। यूट्यूब पे ही पहले डालते हैं, फिर टीवी पे चलाते हैं, ताकि जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है जो मोबाइल फोन वाली, और हमने एक जगह पॉइंटर लिखा भी है कि जेनजी कौन है। ईयर तो एक बात हो गई, लेकिन वो जनरेशन जो मोबाइल और लैपटॉप्स के साथ ही बड़ी हुई है, सोशल मीडिया के एरा में ही बड़ी हुई है, और उसी में सारी चीज़ों के समाधान भी खोजती है। तो वैसे ही पेशकश बताना ज़रूर कि ये आपको कैसा लगा पूरी बातचीत, और आपके अपने क्या ख्याल हैं घर को लेने के लिए। आप कहाँ डिफ़िकल्टी फेस करते हो, एग्जैक्टली आपका मन क्या कहता है, खरीदना चाहता है या आपको लगता है नहीं पहले एक्सपीरियंस ही लूँ। और ये एक्सपीरियंस कितना बड़ा होगा, एक बार आपने 10 देश घूम लिए तो उसके बाद भी आपको है कि हर देश में मैं एक आलपिन वो नक्शे पे जाके पिन लगाऊं कि ये देखो मैंने इतने कंप्लीट कर लिए। या उस अनुभव का भी एक अंत आएगा कि आपको लगेगा बहुत हो गया, मुझे कुछ और चाहिए, निर्वाणा चाहिए, वो मुझे घर में मिलेगा, अपने घर में सुकून में मिलेगा, या क्या, वॉट बताना ज़रूर। एंड थैंक यू चिंतन भाई एंड अखिल सर, बहुत मज़ा आया ये बातचीत करके। जनरेशन टू जनरेशन क्या चेंजेस आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है डिस्कस करना। और आज वही महसूस हुआ, अपनी जनरेशन को भी याद करने का मौका मिला और नई जनरेशन को थोड़ा और समझने का मौका मिला। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और इस बड़े ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन में आप साथ आए। और जैसा मैंने कहा कि सभी दर्शक, जेनजी स्पेशली और बाकी लोग भी अपने विचार ज़रूर हमें भेजिएगा, लिखिएगा कमेंट में, उससे हमें थोड़ा और गाइडेंस मिलता है ताकि और अच्छे शोज़ आपके लिए बनाएं। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।